Hello students, yesterday we completed this chapter. Now we will do some questions. I will not say numericals. Numericals इस chapter में है नहीं ज़्यादा. We will do some questions and those questions are not based on NCERT. वो NCERT पे based नहीं है. वो those questions are based on board previous year board questions. वो board questions पे ही based हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को. और ये जो पोर्शन से मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ उस पोर्शन से कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 19 hertz belongs. Means you are given a wave of frequency 5 into 10 to the power 19 hertz. Now you are asked to name the wave. आपको वेव का नेम बताना है. तो देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी की जब रेंज बताई गई थी तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी वो गामा वेव्स के लिए थी. और वो जो गामा रेस की रेंज थी वो थी 10 टू द पावर 19 से 10 टू द पावर 23 तक. इसका मतलब, और हमें जो वेव दी है वो भी 10 टू द पावर 19 की ऑर्डर की है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वेव होगी वो कौन सी वेव होगी? दैट विल बी गामा वेव. सो फर्स्ट इट विल बी गामा. Okay, next we will talk about second question. To which part of electromagnetic spectrum does a wave of frequency 3 into 10 to the power 13 hertz? एक नई आपको रेंज दे दी गई है. चलिए मैं इसकी रेंज लिख देता हूँ पहले तो. 10 to the power 19 to 10 to the power 23 hertz. कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब आपको मिली है एक रेंज, वो कौन सी है? 10 to the power 13. 10 टू दी पावर 13 जो है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 वेव्स हैं आपके पास. 7 में ऊपर 3, देन नीचे 3 और बीच में 1. तो 3 + 3 6 + 1 7. तो बीच में एक जो है वेव वो होती है विजिबल लाइट वेव. विजिबल लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. तो आप विजिबल को याद रखिए और देखिए कि विजिबल से ऊपर 3 होंगी और विजिबल से नीचे 3 होंगी. तो विजिबल की अगर 10 टू द पावर 13 है और आपसे विजिबल की 10 टू द पावर 14 होती है और पूछा गया है आपसे 10 टू द पावर 13 के बारे में, इसका मतलब है कि विजिबल से जस्ट एक नीचे वाली के लिए पूछा गया है. तो वो एक जस्ट नीचे वाली कौन सी है? दैट इज इंफ्रारेड वेव. ठीक है, सो दिस इज इंफ्रारेड. इसकी रेंज क्या होती है? दैट इज 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. ये इसकी रेंज है. 3. थर्ड क्वेश्चन. राइट द कंडीशन अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 4th चैप्टर in which we studied about a device, and if an electron is moving in that device electric field and magnetic field will be applied in such a way then that electron will move undeflected. वो हमेशा undeflected जाता है. The name of that device was velocity selector. क्या समझ में आ गई बात? तो वेलोसिटी सेलेक्टिव में उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हुआ करती थी? दैट वेलोसिटी वाज v is equal to E by v. So under this condition electron will move undeflected. Under this condition electron will move undeflected. 4. Welders wear a special goggle or face mask with glass windows to protect their eyes from electromagnetic radiation. Name the radiations and write the range of their frequency. वेल्डर्स जो वेल्डिंग करते हैं वो एक तरह का वो ग्लास लगाए रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली
वहाँ से स्पार्क्स निकलते रहते हैं जहाँ वो वेल्डिंग करते हैं, और वो मास्क भी लगाए रहते हैं कई बार, तो वहाँ पे से स्पार्क निकलते हैं। आपको याद होगा सेकंड जो वीडियो थी दैट वाज हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट था कि स्पार्क जब एक गैप में जब स्पार्क क्रिएट होता है, तो वो स्पार्क इस वजह से क्रिएट होता है कि उस गैप के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑर्डर ऑफ 10⁶ वोल्ट। वो 10⁶ वोल्ट का वो स्पार्क मतलब पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस होता है, उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है। अब सवाल ये है कि वो जो स्पार्क है वो किस वजह से जनरेट हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो होगी कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारी आइज़ को, मतलब जो स्पार्क उससे जनरेट होता है वो हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि हमारी आइज़ उसको सेंस भी कर सकती हैं, इसीलिए वो हार्म पहुंचाता है। मतलब समझना कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जो गामा रेज हैं, जो एक्सरेज हैं, वो हमारी आंखें उनको सेंस नहीं कर पाती, लेकिन यूवी रेज जो वेल्डिंग के टाइम निकलता है, यूवी रेज लाइट जो निकलती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो स्पेशल गॉगल्स होते हैं वो हमेशा यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं। सो स्पेशल गॉगल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। क्या समझ में आ गई? अब आपको रेंज भी लिखनी है इसकी। तो यूवी रेज विजिबल से एक ऊपर की रे होती है, तो विजिबल की 10⁻14 है, तो यूवी की उससे ज़्यादा होती है। तो यूवी की रेंज कितनी होती है? 10⁻14 टू 10⁻17 हर्ट्ज। क्या इसकी वेवलेंथ भी पूछी है? नहीं। चलिए, what are the directions of electric and magnetic field vectors? Next question is, what are the directions of electric field and magnetic field vectors relative to each other and relative to the direction of propagation of electromagnetic waves? मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है एक्स में, मींस आई कैप डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट अगर कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो फॉर एग्जांपल एक्स में वाई में होगा, मींस जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो जेड में होगा, मींस के कैप में। मींस जो प्रोपेगेशन होगा वेव का वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट पार्ट इज मेंटेन द अर्थ्स वार्मथ। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बतानी है जो अर्थ की वार्मथ को मतलब गर्मी को मेंटेन रखती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो वो जो वेव है दैट इज इंफ्रारेड वेव्स, दैट इज IR। ठीक है। अच्छा, रेंज नहीं पूछी है हमसे, रेंज नहीं पूछी है यहाँ पे, तो रेंज खैर IR की रेंज यहाँ लिख दी थी, यही है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट इज आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में आपको बताया था रडार सिस्टम यूज होता है। रडार सिस्टम जो है वो हमेशा माइक्रोवेव्स पे काम करता है, सो इट विल वर्क ऑन माइक्रोवेव्स। चलिए, नेक्स्ट इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग Z एक्सिस। What can you say about the direction of electric field and magnetic field vector? ये आपको बता दिया इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए, डायरेक्शन अलग है। देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो प्रोपेगेशन है डायरेक्शन का, इसका वो है Z एक्सिस में। तो इसका मतलब है अब हमारे पास दो डायरेक्शन बचे, कौन सा? एक X
और एक वाई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स में होगी या वाई में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से दोनों में से कोई एक्स वाई में हो सकता है, दोनों में से ही कोई हो सकता है, और कुछ फिक्स नहीं है इनका, क्योंकि ये दोनों हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी एक साइकिल के लिए वाई जो है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, फिर दूसरी साइकिल के लिए वाई में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा, इसलिए दोनों को स्लैश डाल के लिख दिया है। राइट, 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के 2 यूजेस बताने हैं। तो एक कोई क्वेश्चन रह गया, सॉरी 7th है ये, 8th। 2 यूजेस बताने हैं हमें माइक्रोवेव्स के। तो फर्स्ट यूज तो आपको बता दिया कि रडार सिस्टम में यूज होती है माइक्रोवेव्स, एंड सेकंड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए भी ये यूज में आती है, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए 9th, राइट, 2 यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के कौन कौन से यूजेस हैं? तो देखिए, फर्स्ट पर्पस तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन में काम आती हैं। आपको बताया था कि पहले जो मल्टीमीडिया सेट आते थे 6600, तो उसमें एक फाइल्स को जो आप आज ब्लूटूथ या वाईफाई की हेल्प से, शेयररेट की हेल्प से ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें हुआ करता था कौन सा, इंफ्रारेड सिस्टम, उससे ट्रांसफ़र होता था। तो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए काम आती हैं। सेकंड है, और किस पर्पस के लिए काम आती हैं, ये टीवी या रिमोट कंट्रोल में भी यूज़ होती हैं, टीवी या रिमोट कंट्रोल में भी यूज़ होती हैं। थर्ड, ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के काम आती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए काम आती है। चलिए 10th, राइट, 2 यूजेस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के 2 यूजेस क्या हैं? फर्स्ट तो ये टू फाइंड द क्रैक इन बोन, हड्डियों में कोई क्रैक को देखने के लिए काम आती हैं। सेकंड, टू फाइंड, सिर्फ बोन में ही नहीं, अगर कोई मेटल है उसके अंदर कोई इंटरनल क्रैक है उसको भी देखने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जांपल, आपका के यहाँ जो रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, वो रेलवे ट्रैक मेटल से बने होते हैं, सॉलिड मेटल से, लेकिन कोई इंटरनल क्रैक ना हो उसमें, उसको देखने के लिए काम क्या आती हैं, एक्सरेज। अच्छा, और क्या काम आती हैं ये एक्सरेज का? और क्या काम है? बस यही, हाँ, एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने के लिए काम आती हैं, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। अच्छा, वोल्टेज हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं और उनकी वेवलेंथ क्या होती है? तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, फर्स्ट पार्ट हॉट बॉडीज से, जो हॉट बॉडीज होती हैं उससे ये प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड, इनकी वेवलेंथ क्या है? देखिए, इंफ्रारेड रेज की फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। नाउ C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, न्यू दिया हुआ है आपको, एक रेंज फिलहाल 10⁻12 के लिए निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम निकाल लेंगे 14 के लिए। लैम्डा आपको निकालना है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻4, ये लैम्डा की एक वैल्यू आ गई। दूसरी अगर निकालनी है आपको तो 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 10⁻14 इंटू लैम्डा, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6। तो इसकी रेंज क्या होगी? -4 टू -6 मीटर। क्या समझ में आ गई बात? ये आ गई वेवलेंथ। चलिए अब आगे बात करते हैं। Which of the following has the shortest wavelength? Microwaves, ultraviolet rays
एंड एक्स रेज, इन सब में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो देखिए सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्स रेज की। सो एक्स रेज विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप अपने आप कीजिए। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है ऐसे क्वेश्चंस बता के कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। अब बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैप्टर को से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ना सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बल्कि ये फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।